जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिक चार्ज ये कह देना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम से गलत है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आप कह रहे हो कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद में क्या है, एक चार्ज है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो सकती है किसी सब्सटेंस में या फिर एफिशिएंसी हो सकती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड के साथ, कैटफर और एबोनाइट रोड के साथ, जहाँ से चार्जेस के नाम दिए गए पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम दो डेमोन्स्ट्रेशंस करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले देखिए हमारे पास हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है लाइक दिस एंड ए ग्लास रोड। When we rub both of them, what happened? Actually, the glass rod acquired the positive charge. That is considered the 5 unit positive charge, and the silk cloth acquired the 5 unit negative charge. Then how the silk cloth? This is the silk cloth. Silk cloth. तो सिल्क क्लॉथ ने क्यों नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है, तो ग्लास रोड ने पॉजिटिव चार्ज क्यों एक्वायर किया है। इसके लिए सबसे पहले ये जानिए कि ये क्या है। ये हमने रब किया है, तो दिस इज नोन एज व्हाट द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और द रबिंग इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग। ये चार्जिंग का एक मेथड है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं। आपने अपनी छोटी क्लासेस में किया होगा, स्केल को रब किया होगा अपने बालों के साथ, तो उसके ऊपर चार्ज आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, द कॉन्सेप्ट इज दैट कि व्हाई द सिल्क क्लॉथ एक्वायर द नेगेटिव एंड ग्लास रोड एक्वायर द पॉजिटिव, जबकि पहले टोटल चार्ज कितना था, 0 था। अभी भी जो टोटल चार्ज है वो क्या है, 0 है, क्योंकि 5 यूनिट पॉजिटिव है 5 यूनिट नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे 0 मिल जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है जी, कंजर्व है, नेचर के अंदर कंजर्व है। टोटल चार्ज पहले भी 0 था, टोटल चार्ज अभी भी 0 है, क्योंकि हमें पता है ईच एंड एवरी एटम इन द यूनिवर्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बात आती है जी कि यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज कहलाया है, ये नेगेटिवली चार्ज कहलाया है। क्वेश्चन ये उठता है कि इसी के ऊपर क्यों आए। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो इसके पास क्या होगी, डेफिशिएंसी, और इसके पास क्या होगी, एफिशिएंसी, व्हिच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ इसने क्यों किया ऐसा कि इसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट कर दिए, किस ड्यू टू द वर्क फंक्शन। ये किसकी वजह से हुआ, वर्क फंक्शन की वजह से हुआ। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि मिनिमम एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू लिबरेट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को लिबरेट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब हमने रब तो दोनों को ही किया, लेकिन ग्लास रोड ने क्यों छोड़े अपने इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क क्लॉथ को क्यों दिए, इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के लिए जब हमने दोनों को रब किया तो फ्रिक्शन दोनों के बीच में था। दोनों के लिए जो हीट जनरेट हुई है फ्रिक्शन की वजह से वो क्या है, सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ग्लास रोड वाले थे उनको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू द सिल्क क्लॉथ, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, वर्क फंक्शन का है। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है कि एफिशिएंसी है या फिर डेफिशिएंसी है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने पढ़ा, सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लाइक मास जैसे डिपेंड करता है वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो नेचर है वो या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बनता है, जो बेसिक है आगे वाले सभी चैप्टर्स के लिए, वो है जी हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है जी? कूलम्स लॉ कहता है कि आपके पास यहाँ पे ये सिमेट्री है। अभी मैं सिमेट्री बना रहा हूँ चार्जेस की। ये आपके पास एक चार्ज है जी Q1, एक ये वाला चार्ज है जी आपके पास Q2। अब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है जी? हमने ले लिया R। अब ये दोनों चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं जी, ऐसे -Q1, और दूसरे वाला जो है भी माइनस नेगेटिव हो सकता है मतलब। और यहाँ पे ये जो गैप है ये हमने इक्वल रखा है, R इसमें कोई चेंज नहीं किया अभी हमने। थर्ड वाला जो है जी हमारे पास सिमेट्री क्या बन सकती है कि एक हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव हो सकता है। गैप हमने मेंटेन करके रखा है उतना ही R। दूसरा ये है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जी किस में रखा हुआ है? एयर में रखा हुआ है या फिर वैक्यूम में रखा हुआ है। एयर और वैक्यूम का हमने यहाँ पे यूज किया है, किसी मीडियम का भी हमने यूज नहीं किया है। तो अकॉर्डिंग टू द कूलाम का क्या कहना है? कूलाम का कहना है कि यहाँ पे ये जो आप सिमेट्री देख रहे हो चार्जेस की, इन दो चार्जेस के बीच में क्या हो रहा है जी? रिपल्सन हो रहा है, इनके बीच में भी रिपल्सन हो रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ऐसा इनकी सिमेट्री के हिसाब से इनको देख के आप पता लगा सकते हो। अब देखिए क्या कहना है कूलम्स लॉ, क्या स्टेटमेंट क्या देता है? ये कहता है कि जो फोर्स है F, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो फोर्स है इन चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इक्वेशन नंबर 1 बना ली हमने। F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट कर दी हमने। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पे डेवलप की हैं। यहाँ से भी आपका कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए कि यदि हम किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर देते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं या 4 टाइम्स कर देते हैं, तो यहाँ भी क्लियर होना चाहिए कि जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो भी उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज देयर इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन देम। लेकिन अगर उनके बीच का गैप हमने डबल कर दिया देन द फोर्स बिकम्स व्हाट 1/4। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए आपके दिमाग में कि भाई इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और हमसे क्या पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों को कंबाइन स्टेट में ले आए तो हमारे पास क्या बनेगा जी? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। अब इस सिंबल को हटा देते हैं तो हम यूज करते हैं जी किसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये दोनों ही जो स्टेट हैं ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए K का यूज करेंगे। ये जब रिक्वायर्ड होगा हमें तो हम इसका यूज कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, अदरवाइज रहने देंगे, सिर्फ हम K का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? K क्या है? K इज एक्चुअली द कूलम्स कांस्टेंट। K क्या है? कूलम्स कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट। अब इसका मतलब K हमारे पास K की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो जी कितनी आती है? 9 × 10⁻⁹। यूनिट बनाने का सबसे आसान तरीका है R को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूनिट आपकी बन गई। ये K के लिए है सारा सब कुछ। अब हमारे पास इसके अंदर ये एक वर्ड है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है जी? ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है
एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसका मतलब क्या है जी, फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस का मतलब है एयर या फिर क्या है जी, वैक्यूम। यानी कि जो मीडियम आपने अभी यूज किया है वो सिर्फ या तो एयर है या फिर क्या है, वैक्यूम है। किसी और मीडियम का यूज नहीं किया। इन चार्जेस को हमने कहाँ पे रखा है, हवा में रखा है या फिर निर्वात में रखा है, यानी कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। अब इसका मतलब क्या होता है परमिटिविटी? परमिटिविटी एक्चुअल में क्या है? परमिटिविटी बच्चे ऐसे ही बस सोचते हैं कि ये एक लेटर है, इसको खाली इसका नाम है परमिटिविटी, बट परमिटिविटी इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है ये, जो एक्चुअल में इन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको अफेक्ट करती है। मतलब कहने का ये है कि अभी अगर हमारे चार्जेस एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं और हम इन चार्जेस को वाटर में या किसी भी डाइलेक्ट्रिक का यूज कर सकते हैं इनके बीच में, तो एक्चुअल में जो फोर्स एयर या वैक्यूम में आ रही है वो वाली फोर्स नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अभी देखिए आप यहाँ पे ये आपका कूलम्ब्स लॉ बन गया है। तो हमारे पास जो एयर वाला जो फॉर्मूला बनेगा, यानी कि एफ एयर, अगर हमसे कहा जाए कि भाई एफ एयर लिखिए, तो एफ एयर को हम कैसे लिखेंगे जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे। लेकिन अब अगर किसी मीडियम का, कोई मीडियम हम यूज कर लेते हैं, मान लीजिए अभी हम एयर और वैक्यूम को हटा दिया हमने यहाँ से और हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज किया। डाइलेक्ट्रिक वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूँ, तो ये डाइलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से कैसे डेवलप हुआ उसकी अभी हम स्टोरी जानेंगे, फ्लैशबैक में चलेंगे जैसे फिल्मों में होता है। तो यहाँ पे आपके पास अभी हमने किसी मीडियम का यूज कर लिया है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, किसी का भी यूज हम कर सकते हैं, ऑयल हो सकता है कोई। तो यहाँ पे जो एफ एयर हमने लिखा, अब हम एफ मीडियम लिखेंगे जी, एफ एम या एफ एम ई डी कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये मीडियम के लिए हमारा फॉर्मूला बन गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं जी, कूलम्ब्स लॉ। अब हमारे सामने एफ एयर भी है और एफ मीडियम भी है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एफ एयर डिवाइड बाई एफ मीडियम, तो हमें क्या मिलेगा इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से, आप देख सकते हो ये इधर वाला पूरा पार्ट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया। एक्चुअल में क्या बच गया जी, इधर आपके पास बच गया सिर्फ ये वाला 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/एप्सिलॉन, मीन्स आपके पास वैल्यू आ गई है एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को हम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल के। और ये जो कैपिटल के आ गया है, इस कैपिटल के को ही हम क्या कहते हैं जी, के क्या है, यहाँ पे के हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहाँ रेशियो देख के आपको पता भी चल गया होगा कि इसको डिफाइन कैसे करना है। एक डेफिनेशन यहाँ पे बन सकती है, एक डेफिनेशन यहाँ पे बन सकती है। अब आप देखेंगे कि एफ एयर अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े, एफ एयर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम सीधा करेंगे जी एफ मीडियम इंटू कितना हो गया जी, के हो गया। मतलब साफ है कि एयर में जो फोर्स था चार्जेस के बीच में वो मैक्सिमम था, लेकिन अगर एफ मीडियम की हम बात करेंगे, मीडियम में निकालना चाहेंगे तो कितने टाइम्स जो है फोर्स रिड्यूस हो जाएगा जी, के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा एफ मीडियम जब निकालेंगे तो। दूसरा आपके पास यहाँ से ये बन रहा है, ये बना सकते हो आप, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के है। इसका मतलब एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया जी, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पे हम चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमने एप्सिलॉन को रखा हुआ है। एप्सिलॉन कौन है, एप्सिलॉन एक्चुअल में परमिटिविटी है, ठीक है, किसकी, फ्री स्पेस की। तो एप्सिलॉन नॉट हो गई, तो एप्सिलॉन किसकी परमिटिविटी होगी, मीडियम की परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
यानी कि जब हमने मीडियम में रखा है तो अभी आपने देखा चार्ज किस तरीके से अफेक्ट, जो फोर्स है, सॉरी, जो फोर्स है चार्जेस के बीच में वो किस तरीके से अफेक्ट होती है, उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से रिड्यूस हो गया है। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें किसी मीडियम में दिया हुआ है और एयर में पूछ रहा है, या एयर में दे रखा है और मीडियम में पूछ रहा है, और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो दे रखा है, एयर और वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू है, के एयर के लिए जो है जी, ठीक है, वो 1 होता है एयर या फिर वैक्यूम के लिए। जबकि मान लीजिए हम मेटल का यूज करते हैं, अगर हमारे पास मेटल है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। मेटल के केस में के इनफाइनाइट होता है। दूसरा, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हमें ये जानना है कि अगर हमारे पास Q1 इंटू Q2 ऐसे दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट हमें पता है दोनों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आएगा इस पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी ये वाला बनेगा। इसका मतलब फोर्स का नेचर कैसा हो गया जी, ये किसको शो करता है, ये रिपल्सन को शो करता है, रिपल्सन को शो करेगा। और अगर Q1 Q2 लेस देन 0, इसका मतलब ये वाली सिमेट्री हम पिक कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अभी आपके पास Q1 Q2 इज लेस देन 0, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स का नेचर आएगा वो कैसा आएगा जी, अट्रैक्टिव आएगा, यानी कि ये अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको कलेक्ट करके आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास ये वाली जो एयर और मीडियम वाला जो कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, इसी के रिगार्डिंग आपसे पूछ सकता है कि भाई हमें जो फोर्स है वो फोर्स जी एफ जो एयर में था वही वाला जो फोर्स है वो हमें मीडियम में रखना है, और हम चार्जेस को कांस्टेंट रखेंगे, चार्जेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब उनके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी तो सारा इसमें कांस्टेंट है, Q1 Q2 को कांस्टेंट रखा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो किसके अंदर वेरिएशन आ सकती है, R के अंदर वेरिएशन लाया जा सकती है। तो R को जब वेरिएशन में लेके आएंगे तो क्या होगा देखिएगा, हम यहाँ से हमें पता है कि फोर्स मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो इक्वल रखने की बात कर रहा है, तो यहाँ एफ एयर इज इक्वल टू क्या बन गया जी, एफ मीडियम बन गया। ये कहना चाहता है और कह रहा है कि आर को किस तरीके से आप वेरिएशन में लेके आएंगे। देखिए मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, इस तरीके से हम आर को चेंज करके और फोर्स के मैग्नीट्यूड को सेम रख सकते हैं। अभी मान लीजिए ये वाले चार्जेस आपके पास मैंने छोड़ दिए हैं। अभी यहाँ पे हमने लिख दिया है कि भाई एयर है, ये एयर में रखे हुए हैं अभी, लेकिन उसके बाद हमने कहा भाई आर को हम कम करें ज़्यादा करें हमें नहीं पता, लेकिन हमने चार्जेस को रखा। अभी हम देखेंगे क्या करना पड़ेगा, हमें कितनी वैल्यू आती है। अभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड वही रखा हमने Q1 और यहाँ पे Q2, इनके बीच का जो गैप है वो हमने क्या कहा कि ये अब आपके पास R डैश हो गया है। इस R डैश की वजह से ही हमारे पास ये कंडीशन आ गई है जिसको हमने लिखा है एफ एयर इज इक्वल टू एफ मीडियम। तो यहाँ से एफ एयर क्या है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर है। एफ मीडियम क्या बनेगा, ये मीडियम के लिए, ये वाली कंडीशन क्या है मीडियम के लिए। तो यहाँ से हमारे पास अभी क्या बन जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R डैश स्क्वायर बन जाएगी। अब हमें पता है यहाँ से क्या क्या कैंसिल होने जा रहा है, लेकिन यहाँ एक गलती कर दी हमने, और वो गलती क्या है, ये आप देख रहे हो एफ मीडियम है, तो सिर्फ एप्सिलॉन नोट का यूज नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आएगा या तो पहले
और अगर हम एप्सिलॉन नोट को चाहते हैं या तो एप्सिलॉन लिखें, और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नोट के। तो ये जी कैंसिल हो गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया इधर हमारे पास, ये बच गया कि 1/r² इज इक्वल टू 1/k r²। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, r' की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी वजह से हमारी जो फोर्स है एयर और मीडियम के लिए वो सेम रहती है, उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ इसी की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि r' हमारे पास आ जाएगा r/√k। इसको जब सोल्व करेंगे, कुछ नहीं है, सोल्व हो गया है एक्चुअल में, r' इज इक्वल टू r/√k, यानी कि ये वो वैल्यू है r' की जिसकी वजह से F एयर इज इक्वल टू F मीडियम आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखें और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए। अब इसी के अंदर अगर हमारा मैग्नीट्यूड चार्जेस का बराबर है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल रखें हम, इसमें मीडियम की कोई बात नहीं है, आर अलग अलग हो सकते हैं। मीडियम मान लीजिए कि एक ही मीडियम हमने रखा, आर अलग अलग अगर हम लेते हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे भी मान लीजिए एयर ही है, यहाँ पे भी मान लीजिए मीडियम एयर ही है, और यहाँ पे डिस्टेंस होगी जी ये हमने r2 ले लिया और इसको हमने r1 ले रखा। तो हमारे पास हम इसको किस तरीके से, लेकिन Q1 इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 के बराबर है, यानी कि जो चार्जेज है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। देन हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, हमारे पास फॉर्मूला जब हम इसी फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, आपको पता है चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जो फोर्सेस हैं वो दोनों फोर्सेस के हैं अलग अलग हैं, और दोनों ही फोर्सेस का जो रेशियो हम बनाने जा रहे हैं वो रेशियो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए F1r1² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, F2r2² बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब हम पुट करेंगे जी F1/F2 तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है जी, r2/r और इसका होल स्क्वायर। जैसा कि हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर कहा था कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप देख रहे हो F1 जो है वो r1 के और F2 जो है वो r2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ कूलम्ब्स लॉ के कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने कैलकुलेट किया है। कूलम्ब्स लॉ खाली इतना ही नहीं है कि 1/4πε0 Q1 Q2 लिख के और हम छुट्टी कर दें। इसके बारे में सोचिए, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर जब बनते हैं तो किस तरीके से बनते हैं, वैल्यूज़ को कैसे हम पुट करेंगे और कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों हम पढ़ते हैं, क्या उसकी एप्लीकेशन से ये जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।